गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जाने वाले हैं ओबीजी के रिगार्डिंग कुछ बुलेट पॉइंट्स जो आपको सारे एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों आज का शानदार लेक्चर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, हार्मोन which hormone is the responsible for the milk ejection। मिल्क इजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन रहता है उसका नाम बताइए। तो कौन सा रहेगा बच्चों? ऑक्सीटोसिन। अगर मिल्क इजेक्शन के बजाय दूसरा पूछा होता तो क्या होता था? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट, ग्रीन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज द मेकोनियम स्टेन व्हिच इंडिकेट। उसका इंडिकेट क्या होगा? ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड है विद द मेकोनियम स्टेन, तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है? फीटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, नॉर्मल कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ये याद रखना बच्चों, इट व्हाट नॉर्मल कलर रहता है एमनियोटिक फ्लूइड का कैसा रहेगा? क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड आरएच इनकम्प्लीट अकर्स ड्यू टू। ये क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लीजिए। गोल्डन कलर का क्या देखने को मिलता है? एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? आरएच इनकम्प्लीट। लेकिन ये होता क्यों है? तो याद रखिए बच्चों, एक्सेसिव हीमोलाइसिस की वजह से। Greenish, yellow और the saffron colors indicate the post maturity और the क्या बोला जाता है? post term babies। Next, dark red color of the amniotic fluid is the indicator। क्या कहेगा? concealed hemorrhage बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों उसको? concealed hemorrhage। देख लेते हैं फिर से, हाईलाइट कर देता हूँ सब। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन के लिए बच्चों कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखिए बच्चों, ऑक्सीटोसिन। ग्रीन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड विद द मेकोनियम स्टेन इज द विच इंडिकेट। वो क्या इंडिकेट करेगा? तो याद रखिए, फीटल डिस्ट्रेस। क्या यार? फीटल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट, नॉर्मल कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर है वो बताइए कैसा रहेगा? क्लियर। गोल्डन कलर, यानी कि जो गोल्डन कलर है ये वो आरएच इनकम्पेबिलिटी को इंडिकेट करता है। लेकिन ये होता क्यों है? तो याद रखिए क्यों होता है? वो एक्सेसिव हीमोलाइसिस की वजह से होता है। ग्रीनिश, येलो और फिर क्या होता है? सैफरन कलर क्या इंडिकेट करता है? तो याद रखिए बच्चों, इट्स इंडिकेट द पोस्ट मैच्योरिटी और द पोस्ट टर्म बेबीज। डार्क रेड कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज द इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करेगा? तो याद रखिए, कॉन्सिल हेमरेज इंडिकेट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखता होगा, डार्क ब्राउन और द टोबैको कलर इंडिकेट टू इंट्रायूट्राइन डेथ। क्या इंडिकेट करेगा? वो इंट्रायूट्राइन डेथ। नेक्स्ट, पीएच ऑफ वजाइना बिकम एसिडिक ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? तो याद रखिए, पीएच ऑफ वजाइना एसिडिक रहती है, उसका रीजन बताइए। तो क्या रहेगा? डॉटरलाइन बैसिलस रहेगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प इज बर्थ कंट्रोल बाय, कैसे हेल्प करेगी बर्थ कंट्रोल को? तो क्या करेगा वो? प्रिवेंटिंग द ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन होने ही नहीं देगा। अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से प्लानिंग हो सकती है प्रेगनेंसी की, नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईयूडी इंसर्शन। याद रखिए, आईयूडी इंसर्शन करते हो तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या कौन सी रहेगी? पेन रहेगी। नेक्स्ट, एंड द 8 वीक द गेस्टेशनल द यूट्रस लुक लाइक। 8 वीक का जो यूट्रस होता है वो कैसा रहता है? याद रखिए, साइज ऑफ द ग्रेप्स ऑफ द फ्रूट। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्या आएगा? डार्क ब्राउन और टोबैको कलर क्या इंडिकेट करेगा? इंट्रायूट्राइन डेथ इंडिकेट करेगा। पीएच ऑफ वजाइना कैसी होती है? एसिडिक रहती है, उसका रीजन बताइए क्या रहेगा? डॉटरलाइन बैसिलस की वजह से। कॉन्ट्रासेप्टिव और पिल्स हेल्प इज द बर्थ कंट्रोल, कैसे बर्थ कंट्रोल करेगा? तो याद रखिए, प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन। नेक्स्ट, कॉमनेस्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईयूडी इंसर्शन। आईयूडी इंसर्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा? पेन रहेगा। 8 वीक का जो जेस्टेशनल एज रहता है उसमें यूट्रस लुक लाइक, यानी कि यूट्रस कैसा दिखता है? तो कैसा दिखता है बच्चों? साइज ऑफ द ग्रेप फ्रूट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने, द एवरेज सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर कितना रहेगा? 11.5 सेंटीमीटर। कितना रहेगा? 11.5 सेंटीमीटर। फर्दर ग्रिल ऑपरेशन किसके लिए होता है? तो फर्दर ग्रिल ऑपरेशन किसके लिए होता है? यूट्राइन प्रोलप्स के लिए होता है।
मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का रीजन बताइए, तो कौन सा आएगा? पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, सॉरी पीसीओएस। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज द वर्क, याद रखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मैंने पूरा लिखा हुआ है, कहां पर वर्क करेगा? पहले तो ब्रेस्ट पे, यानी कि ब्रेस्ट में कहां पर? मायो एपिथेलियल सेल में। यूट्रस में, यूट्रस में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और लेट डाउन रिफ्लेक्स यानी कि उसमें क्या करेगा? मिल्क इंजेक्शन। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चों, ऑक्सीटोसिन रिलेटेड। पोस्टपार्टम हेमरेज इंडिकेट करता है लॉस ऑफ द ब्लड मोर देन, यानी कि कितना ब्लड ज्यादा हो गया तो उससे इंडिकेट करेगा पोस्टपार्टम यानी कि पीपीएच, तो 500 ml। हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द ओव्यूलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, कौन सा हार्मोन जो ओव्यूलेशन और डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम के लिए रिस्पांसिबल रहेगा? तो कौन सा आएगा? एलएच हार्मोन। कौन सा आएगा? एलएच। तो चलिए एक बार से फिर से हम सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं वन बाय वन। तो पहला आएगा द एवरेज सब मैंटो वर्टिकल डायमीटर कितना रहेगा? 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फर्दर रे ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिए यूट्राइन प्रोलप्स के लिए। किसके लिए? यूट्राइन प्रोलप्स के लिए। मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा रहेगा? पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम रहेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां पर काम करेगा? तो पहले ब्रेस्ट में, मायो एपिथेलियल सेल में। यूट्रस में क्या करवाएगा? वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल करवाएगा। और लेट डाउन रिफ्लेक्सेस यानी कि किसके लिए? मिल्क इंजेक्शन के लिए वो रिस्पांसिबल रहता है। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या इंडिकेट करेगा? तो लॉस ऑफ द ब्लड, कितने से ज्यादा लॉस ऑफ ब्लड होगा तो पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे? 500 से ज्यादा। Which hormone is the responsible for the ovulation and the development of the corpus luteum? तो याद रखिए LH हार्मोन। कौन सा आएगा? LH हार्मोन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Bleeding from or into the genital tract after the 28th week of pregnancy but before the birth of the baby is the known as the, क्या पूछा है? ब्लीडिंग होगा आफ्टर द 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी बट क्या रहेगा? बिफोर द बेबी डिलीवर, यानी कि बेबी डिलीवर नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हैमरेज बोला जाता है। नेक्स्ट, स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड द बेबीज डेड आफ्टर, यानी कि 20 वीक के बाद जो अगर डेथ हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ। The feeling of the fetus movement felt by the mother, ऐसी कौन सी मूवमेंट है? सॉरी fetus movement है जो felt by mother है, उसे क्या बोला जाता है? क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या है बच्चों? मदर को फैल रहती है बेबी की जो मूवमेंट, उससे क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोला जाता है। The white lines form into the center part of the abdominal during the pregnancy, उसे क्या बोला जाता है? जो व्हाइट कलर के लाइंस देखने को मिलती है सेंटर पार्ट में, कहां पर? एब्डोमिनल में, उसे क्या बोलते हैं? लिनिया नाइग्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? लिनिया नाइग्रा बोला जाता है। क्विकनिंग यूजुअली अकर्स फ्रॉम द 18 टू 20 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, ये भी याद रखें। क्विकनिंग कब देखने को मिलता है? 18 से लेकर 20 वीक की प्रेगनेंसी में। Which is the narrowest part of the fallopian tube, fallopian tube का narrowest part का नाम बताइए? interstitial portion। कौन सा आएगा? interstitial portion। पता चला? वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आपको काम आने वाले हैं आज के। ब्लीडिंग फ्रॉम कहां से? जेनिटल ट्रैक्ट में, लेकिन कब? 28 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है उसके बाद, लेकिन बेबी डिलीवर नहीं हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीपार्टम हैमरेज बोलेंगे। स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड द बेबीज डेड आफ्टर, 20 वीक के बाद अगर बेबी की डेथ होती है उसे स्टिल बर्थ बोला जाता है। फीलिंग ऑफ द फिटस मूवमेंट फेल्ड बाय द मदर, उससे क्या बोला जाता है? मदर को फिटस मूवमेंट अगर फीलिंग हो रही है तो उसे क्विकनिंग बोला जाता है। अगर एब्डोमिनल में व्हाइट लाइन सेंटर पार्ट में देखने को मिलती है तो प्रेगनेंसी के दौरान तो उसे क्या नाम बोला जाता है? तो याद रखिए बच्चों, उसका नाम क्या है? लिनिया नाइग्रा बोला जाता है। क्विकनिंग यूजुअली कब स्टार्ट होती है बच्चों? तो याद रखिए 18 से लेकर 20 वीक की जो प्रेगनेंसी रहेगी उसमें क्विकनिंग स्टार्ट होती है। नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का नैरोएस्ट पार्ट बताइए? इंटरस्टिशियल पोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा। द फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा पेल्विस इंपॉर्टेंट रहेगा? गायनेकोइड रहना चाहिए। A nurse is aware that the best place to detect a fetal heart sound into the first trimester of the pregnancy. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट साउंड हम कहां से सुन सकते हैं? तो याद रखिए बच्चों, अबाउट द सिम्पाइसिस प्यूबिस। व्हिच एंटीबॉडी अक्रॉस द प्लेसेंटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके सीधा आई क्या चली जाती है बेबी में? आईजीजी। Most common types of the anemia during the pregnancy, iron deficiency anemia. A hormone
that prevent the maturation and maintain the pregnancy by the sustaining the function of the corpus luteum। ये देखिए कितने सारे मैंने बता दिया। ये कैसा हार्मोन जो क्या करता है, पहले तो प्रिवेंट द एमसी साइकिल, ओके। दूसरा मेंटेन द प्रेगनेंसी, तीसरा सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। ये तीन चीजें याद रखिए, खोपड़ी में बिठा के रखिए। मेंस्ट्रुएशन प्रिवेंशन कौन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को फंक्शन को कौन सस्टेन करता है, तो कौन सा आएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी कि एचसीजी। ये क्वेश्चन बहुत है, मैंने 3 लाइनर पढ़ा लिए एक ही क्वेश्चन में। तो देखिए फिर से, जो फेवरेबल फीमेल पेल्विस है वो कौन सा रहेगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो कौन सा आएगा, गायनेकोइड रहेगा। कौन सा, गायनेकोइड। बेस्ट प्लेस कौन सा है बच्चों, एफएचआर यानी कि फिटल हार्ट साउंड सुनना है। कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको सुनना है तो अबाउट द सिंपाइसिस प्यूबिस। कौन से एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो कौन सी आएगी, आईजीजी। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द एनीमिया कौन सा रहेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो कौन सा आएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और कॉर्पस लुटियम के फंक्शन को भी क्या रखता है, सस्टेन रखता है। तो ऐसा हार्मोन का नाम बताइए, तो ऐसा हार्मोन का नाम क्या रहेगा, एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। चलिए नेक्स्ट, प्राइमरी एमनोरिया का मीनिंग बताइए। फेलियर टू बिगिन द स्पॉन्टेनियस मेंस्ट्रुएशन बाय द एज ऑफ द 16 ईयर। 16 ईयर हो गए उसके बाद भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रहा, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमनोरिया। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वजाइना म्यूकोसा। अगर पर्पलिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है तो क्या बोला जाता है, चैडविक साइन बोला जाता है। फॉलोइंग द बर्थ ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन इज कॉल्ड लिगामेंटम टेरेस। याद रखिएगा, जो भी फॉलोइंग बर्थ के बाद जो ऑब्लिटरेटेड जो अम्बिलिकल वेन है यानी कि उसके बाद का स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, लिगामेंटम टेरेस। इन फर्टिलाइजेशन अगर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, अगर फर्टिलाइजेशन यूट्राइन कैविटी के बाहर के साइड अगर देखने को मिलता है तो उसे क्या बोला जाता है, तो याद रखना बच्चों, उसे क्या बोला जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट, सडन गश ऑफ द ब्लड और द लैंगिंग ऑफ द अम्बिलिकल कोड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसे क्या बोला जाता है, यानी कि सडन गश ऑफ द ब्लड देखने को मिलता है तो अब सीधे से बात है, इंडिकेट क्या करेगा, प्लेसेंटल सेपरेशन। पता चला, फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी एमनोरिया का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, एमसी साइकिल अभी भी नहीं आ रहा है, कौन सी एज में, 16 ईयर हो गए, बच्चे की पीरियड भी नहीं आ रहा। अगर प्रेगनेंसी में पर्पलिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है वजाइनल म्यूकोसा का, तो उसे क्या बोला जाता है, चैडविक साइन बोला जाता है। बहुत पूछा है चैडविक साइन, चैडविक साइन याद रखिए। फॉलोइंग द बर्थ, जो भी अम्बिलिकल वेन है उसका स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा आफ्टर द बर्थ, लिगामेंटम टेरेस हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन अगर आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, नॉर्मली यूट्राइन कैविटी में होना चाहिए लेकिन आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी में होता है तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर गश ऑफ द ब्लड देखने को मिलता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी की डिलीवरी के बाद तुरंत ही देखने को मिलता है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, प्लेसेंटा क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। चलिए वन बाय वन आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने। प्लीज स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर बाय द एंड ऑफ द। मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है वो कब क्या होगी, डिसअपियर होगी बाय द एंड ऑफ, कौन से टाइम पे एंड होगी, चलिए देख लेते हैं। 3 मंथ, याद रखिए बच्चों 3 मंथ में ये क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इन फीमेल फर्स्ट प्यूबर्टी साइन, प्यूबर्टी का पहला साइन याद रखिए बच्चों, टिलार्ची। याद रखिए बहुत एग्जाम में पूछा गया है। टिलार्ची का मीनिंग क्या, ब्रेस्ट बर्ड्स एंड द ब्रेस्ट बिगन्स टू डेवलप। एड्रेनार्ची का मीनिंग क्या रहेगा, हेयर फर्स्टली इरप्ट्स एट द प्यूबिक एरिया देन द ऑक्सिलरी, यानी कि जो प्यूबिक हेयर है वो पहले कहां देखने को मिलेंगे आपको, प्यूबिक एरिया में, और दूसरे कहां पर देखने को मिलेंगे, एक्सिलरी में देखने को मिलते हैं। प्यूबार्की का मीनिंग क्या रहेगा, पिगमेंटेशन ऑफ द जेनिटल स्किन होगा। मेनार्ची का मीनिंग क्या रहेगा, ऑनसेट ऑफ द मेंसेस अबाउट द 2 इयर्स आफ्टर द फर्स्ट साइन। याद रखिएगा व्हाट यू मीन बाय द मेनार्ची, तो ऑनसेट ऑफ द मेंसेस अबाउट द 2 इयर्स आफ्टर द फर्स्ट साइन। इन मेल फर्स्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा रहेगा, तो याद रखिएगा एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस। तो पता चला 40 क्वेश्चन मैंने आई थिंक कंप्लीट करवा दिए। फिर से देखते हैं
मॉर्निंग सिकनेस डिसअपियर कब होता है? तो बच्चों याद रखिए 3 महीने में क्या हो जाता है, मॉर्निंग सिकनेस तो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है इजीली। नेक्स्ट, इन फीमेल फर्स्ट प्यूबर्टी साइन कौन सा रहेगा? ठिलार्ची रहेगा। क्या रहेगा? ठिलार्ची। व्हाट यू मीन बाय द ठिलार्ची? ब्रेस्ट बर्ड्स देन ब्रेस्ट बिगन्स टू डेवलप। एड्रेनार्ची क्या मीनिंग रहेगा? हेयर फर्स्टली इरप्ट कहां पर रहेगा? प्यूबिक एरिया में। और कहां पर आएगा? ऑक्सिलरी में। प्यूबार्की का मीनिंग क्या रहेगा? पिगमेंटेशन ऑफ द जेनिटल स्किन। मेनार्ची का मीनिंग क्या रहेगा? ऑनसेट ऑफ द मेंसेस अबाउट 2 इयर्स आफ्टर द फर्स्ट साइन। मेल में फर्स्ट प्यूबर्टी साइन को कौन सा कैसे पहचान सकते हैं? तो कैसे पहचान सकेंगे? एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस की वजह से हम इजीली इंडिकेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द वजाइनाइटिस, तो क्या रहेगा? गार्डिनिना वजाइनल्स, जो बैक्टीरिया रहता है उसकी वजह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूट्राइन प्रोलेप्स? यूट्राइन प्रोलेप्स का मीनिंग क्या रहेगा? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस की मूवमेंट कैसे हो जाएगी? डाउनवर्ड फॉल हो जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है? यूट्राइन प्रोलेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? यूट्राइन प्रोलेप्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, द सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर स्टार्ट। सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर कब स्टार्ट होता है? तो बच्चों याद रखिए, फुल सर्वाइकल डायलेटिज्म के बाद क्या तक, जब तक फीटल का बर्थ नहीं होता तब तक क्या कहलाएगा? उसे क्या कहेगा? सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन बताइए। लुब्रिकेशन ऑफ द वजाइना, यानी कि वजाइना को क्या करेगा? वो लुब्रिकेट करेगा, तो वो क्या करेगा? फंक्शन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशनल मास्टाइटिस। तो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है लैक्टेशनल मास्टाइटिस के लिए? स्टेफाइलोकोकस ओरस। नेक्स्ट, एपिजियोटोमी शुड बी डन। एपिजियोटोमी कब हम करेंगे? प्रायर टू क्राउनिंग, यानी कि क्राउनिंग जस्ट हो रहा है उसके पहले ही हम क्या कर देंगे? हम एपिजियोटोमी करना शुरू कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एसजीपीजीए जो एग्जाम है कल होने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। और ये से कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर ये जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें से ही थोड़ा पेपर आया था। तो देख लेते हैं मोस्ट कॉमन कोज फिर से एक बार। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द वजाइनाइटिस कौन सा आएगा? गार्डिनिना वजाइनालिस। कौन सा में यूट्रस, यूट्राइन प्रोडक्ट्स का मीनिंग बताइए। डाउनवर्ड मूवमेंट कौन सा? यूट्रस का। सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर कब से स्टार्ट होता है? तो सर्वाइकल डायलेटेशन से लेके फिटल का बर्थ होता है तब तक। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड? तो बार्थोलिन ग्लैंड का फंक्शन बताइए। लुब्रिकेशन ऑफ द वजाइना। ऑर्गेनिज्म इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशनल मास्टाइटिस, तो क्या रहेगा? स्टेफाइलोकोकस ओरस रहेगा। एपिजियोटोमी शुड बी डन एट द, कब करेंगे? तो याद रखिए बच्चों, प्रायर टू क्राउनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिजियोटोमी रिलेटेड ये। एपिजियोटोमी इज द बेस्ट डन एंड द कॉमनली प्रैक्टिस इन, तो याद रखिए एपिजियोटोमी का जो मोस्ट कॉमन रहेगा वो कौन सा रहेगा? मीडियोलेटरली रहेगा। क्या रहेगा? मीडियोलेटरली। अब मीडियोलेटरली देख लेते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द एपिजियोटोमी इन विच द इंसिजन कहां पर रखेंगे? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द फोर्सेट। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द ट्रू पेल्विस। स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा रहेगा? इंटरस्पाइनस डायमीटर। कौन सा रहेगा? इंटरस्पाइनस डायमीटर। डीएमपीए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन कब तक देगा? तो कब तक देगा? 3 महीने तक। डीएमपी इज द सप्लाइंग द अंडर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ब्रांड नेम उसका क्या रहेगा? अंतरा। ये अंतरा भी पूछा गया। अंतरा का क्या है दूसरा नाम? डीएमपी। नेक्स्ट, द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन कॉल्ड अंतरा। अंतरा मैंने अभी बताया वो, उसमें क्या कंसिस्ट रहता है? डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, यानी कि डीएमपीए। इट इज गिवन द 150 mg per ml फॉर द 2 to 3 month। पता चला एंड्रा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है। अब फिर से एपिजियोटोमी का मोस्ट कॉमन टाइप्स बताइए। मीडियोलेटरली। व्हाट डू यू मीन बाय द बच्चों मीडियोलेटरली? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द एपिजियोटोमी। वहां पर इंसिजन हम कहां रखेंगे? इंसिजन मिड कहां पर करेंगे? डाउनवर्ड। एंड कहां पर करेंगे? आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट फॉर द फोर्सेट। स्मॉलेस्ट डायमीटर बताइए जो ट्रू पेल्विस का है वो कौन सा रहेगा? इंटरस्पाइनस डायमीटर रहेगा। डीएमपी कब तक प्रोटेक्शन दे सकती है? तो कब तक दे सकती है? 3 मंथ। और डीएमपी इज द सप्लाइंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। कैसे रहेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और उसका ब्रांड नेम का नाम बताइए। अंतरा। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी रहेगी? अंतरा। उसमें क्या देखने को मिलता है? डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन या एसिटेट। और द इट इज द गिवन द 150 mg/ml फॉर द कितने टाइम तक देंगे हम? 2 से 3 महीने तक हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अब कौन सा आएगा? सहेली और द
Ormeloxifene, also known as the centrochromin, is the one of the selective estrogen receptor modulator. अभी एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आपको याद हो तो ESIC 2024 जुलाई में जो एग्जाम हुई थी, पिछले संडे हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन था। सहेली या फिर उसका दूसरा नाम क्या आएगा बच्चों? ऑर्मेलोक्सिफेन, और उसका तीसरा नाम भी क्या रहेगा? सेंट्रोक्रोमेन। It is the one of the best selective estrogen receptor modulator. चलिए नेक्स्ट। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर के द्वारा वो डेवलप की है। द कॉमनेस्ट साइड ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहां पर रहेगी? एम्पुला में, और फॉलो बाय उसके बाद कहां पर? इस्थमस, और लास्ट में किस में रहेगी? फिब्रेई में रहेगी। सहेली इज द अवेलेबल इन द मार्केट इन द सम प्लेसेस नेम ऑफ द छाया, छाया के नाम से उसे जाना जाता है। Ectopic pregnancy most often occurs in the fallopian tube, वहां पर क्या होता है? which carry the egg from the ovaries to the uterus. स्टॉल वर्दी साइन कहां पर देखने को मिल, यानी कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो कौन सी कंडीशन आएगी? प्लेसेंटा प्रेविया। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएच? पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज बताइए। एटोनिक यूट्रस, याद रखिएगा बच्चों, कौन सा आएगा? एटोनिक यूट्रस। एक बार फिर से देख लेते हैं। सहेली या फिर क्या बोलते हैं? ऑर्मेलोक्सिफेन, या फिर क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोक्रोमेन। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट सिलेक्टिव एस्ट्रोजन क्या है? रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप किसने की? सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर ने की। कॉमनेस्ट साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाज कौन सा रहेगा? एम्पुला, उसके बाद कौन रहेगा? इस्थमस, और उसके बाद कौन सा रहेगा? फिब्रेई। सहेली इज द अवेलेबल मार्केट में कौन से नाम से जानी जाती है? छाया के नाम से। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफन अकर्स कहां पर रहेगी? फैलोपियन ट्यूब में, which carries the eggs from the ovaries to the, जो भी eggs कहां पर? ovaries है, uterus का। स्टॉल वर्दी साइन into the same in the which condition, तो कौन से कंडीशन में? प्लेसेंटा प्रेविया। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएच, यानी कि पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज बताइए? एटोनिक यूट्रस। क्या रहेगा बच्चों? एटोनिक यूट्रस। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द एपिजियोटोमी परफॉर्म ड्यूरिंग द लेबर, मैंने अभी बताया था कौन सा आएगा? राइट मीडियोलेटरल आएगा। क्या आएगा? राइट मीडियोलेटरल। नेक्स्ट, गोल्डन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज द इंडिकेट द, कौन सा आएगा? आरएच इनकम्पेबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। गोल्डन कलर जो अगर है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? आरएच इनकम्पेबिलिटी। एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी जरूर पड़ेगी? 300। नेक्स्ट, oxygenated blood enters the fetal circulation from the umbilical vein via, यानी कि किसकी द्वारा जाता है? तो याद रखिए डक्टस वेनोसिस। द नर्सिस एक्सप्लेन करेगी टू द मदर को ऑफ द नियोनेट, डायग्नोस किसका हुआ है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आपको पता होना चाहिए व्हाट मीन बाय द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। उसमें क्या करेंगे? दैट द एक्शन ट्रांसफ्यूजन इज द नेसेसरी टू प्रिवेंट द डैमेज, यानी कि जो भी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी ऐसे कंडीशन में, इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटालिस सब कंडीशन हो चुकी है, अगर ऐसे कंडीशन में एक्शन ट्रांसफ्यूजन की ही जरूरत पड़ेगी, तो वो क्यों, इसका रीजन क्या है? वो क्या बचाना चाहते हैं हम बच्चे का? तो याद रखिए उसका क्या बचाना चाहेंगे हम? प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द ब्रेन। चलिए हम सारी चीजें एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एपिजियोटोमी परफॉर्म ड्यूरिंग द लेबर, कौन सा आएगा? राइट मीडियोलेटरल आएगा। गोल्डन कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का दिख रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? आरएच इनकम्पेबिलिटी। एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी जरूर पड़ेगी हमें? कहां पर? प्रेगनेंसी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कहां पर होगा? फिटल सर्कुलेशन में। फ्रॉम द सर्कुलेशन, फ्रॉम द कहां से? अम्बिलिकल वेन की मदद से, और कौन करेगा? डक्टस वेनोसिस। नर्स एक्सप्लेन करेगी किसको? नियोनेटल की मदर को, उसका बच्चे को डायग्नोसिस क्या आया है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि एक्शन ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। और वो क्यों जरूरत पड़ेगी? बिकॉज द ड्यू टू द प्रिवेंट द डैमेज ऑफ द ब्रेन। और एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी जरूरत पड़ेगी हम प्रेगनेंसी में? 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। Maternity nurse must be aware that the screening for the diabetes mellitus is the pregnancy is the done at the maternity nurse। को हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो भी अवेयर रहना पड़ेगा, स्क्रीनिंग ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस इनटू द प्रेगनेंसी का कब टेस्ट करवाना, याद रखिए कब करवाना होगा? 24 से लेके कितने वीक में? 28 वीक में, 28 वीक्स में। नेक्स्ट, पोस्टपार्टम इंसर्शन ऑफ द
इंट्रायूट्राइन डिवाइस शुड बी इनिशिएटेड विद इन द हाउ मेनी आवर्स। जो भी पोस्टपार्टम इंसर्शन है इंट्रायूट्राइन डिवाइस को कब कितने घंटे में हमें उसको इंसर्ट करना चाहिए आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी विद इन द कितने आवर्स में 48 आवर्स में। व्हाट इज द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड एट द 40 वीक्स। 40 वीक्स में नॉर्मल अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी रहेगी 600 से लेके कितनी रहेगी 800 ml। कितनी रहेगी 600 से लेके 800 ml। रॉबसन ग्रेड 5 ऑफ द LSCS क्राइटेरिया। कौन सा ग्रेड आया है बच्चों? रॉबसन ग्रेड इज द 5 ऑफ द LSCS। तो पहला गया मल्टीपैरस वुमन, सिंगलटन सिफिलिक प्रेगनेंसी ग्रेटर देन 37 वीक विद द प्रीवियस LSCS। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। कौन सा आएगा? रॉबसन ग्रेड 5 ऑफ LSCS। कौन सा आएगा? मल्टीपैरस वुमन, सिंगलटन सिफिलिक प्रेगनेंसी और ग्रेटर देन 37 वीक प्रीवियस द LSCS। पेशेंट इज द हैविंग ए सीवियर पेन। सीवियर पेन हो रहा है इनटू द कौन से एरिया में? पेरिनियम एरिया में। और फील प्रेशर इनटू द रेक्टम आफ्टर द डिलीवरी ड्यू टू द वजाइनल हेमेटोमा। याद रखिए, अगर कोई भी मदर कंप्लेन करती है कि सीवियर पेन हो रहा है कहां पर? पेरिनियम एरिया में, और फील प्रेशर प्रेशर जैसा लग रहा है कहां पर? रेक्टम में। डिलीवरी के बाद ही ये कंडीशन देखने को मिलती है तो उसे क्या बोला जाता है? वजाइनल हेमेटोमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वजाइनल हेमेटोमा। As a maternity nurse must be aware that the screening for the diabetes mellitus into the pregnancy यानी कि कब करेंगे? तो याद रखिए बच्चों 24 से लेके 28 यानी कि 24 to 28 वीक। पोस्टपार्टम इंसर्शन ऑफ द इंट्रायूट्राइन डिवाइस। जो पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन डिवाइस है शुड बी इनिशिएटेड यानी कि कब हम इंसर्ट करेंगे? विद इन द हाउ मेनी आवर्स। तो याद रखिए आफ्टर डिलीवरी के कितने घंटे में? 48 आवर्स में। What is the normal amount of the amniotic fluid? Amniotic fluid की normal amount कितनी रहेगी 40 वीक्स में? 600 से लेके 800। रॉबसन ग्रेड के 5 ऑफ द LSCS क्राइटेरिया में क्या इंक्लूड होगा? मल्टीपैरस वुमन, सिंगलटन सिफिलिक प्रेगनेंसी ग्रेटर देन 37 वीक विद द प्रीवियस LSCS। पेशेंट अगर कंप्लेन लेके आ रहा है कि सीवियर पेन हो रहा है पेरिनियम एरिया में और फील प्रेशर इनटू द रेक्टम आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद ही ये कंडीशन देखने को मिलती है तो इसे क्या बोला जाता है? वजाइनल हेमेटोमा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which vitamin supplements to give the pregnant mother for preventing the NTD? NTD को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा देंगे हम? फॉलिक एसिड। प्यूरपुरियम पीरियड में बी कंसिडर एज द, याद रखिए फ्रॉम डिलीवरी टू प्लेसेंटा। जो पर्प्यूरम जो पीरियड रहता है वो कैसा होता है यानी कि क्या कब होता है? तो फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। इन केस ऑफ द पोस्ट मैच्योरिटी द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन येलो। जो भी ग्रीन येलो अगर इंडिकेट होता है तो वो क्या करेगा? पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। इन इंट्रायूट्राइन डेथ द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर इंट्रायूट्राइन डेथ है तो कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड कौन सा रहेगा? डार्क ब्राउन रहेगा। कौन सा रहेगा? डार्क ब्राउन। कार्डियक आउटपुट रिटर्न टू द नॉर्मल आफ्टर द हाउ मेनी डेज ऑफ द डिलीवरी। कार्डियक आउटपुट जो बढ़ गया था वो नॉर्मल कब होगा? आफ्टर द हाउ मेनी डेज ऑफ द डिलीवरी। डिलीवरी के बाद कितने दिनों में ये नॉर्मल आ सकता है? तो नॉर्मल कितने? 10 दिनों के बाद ये नॉर्मल आ सकता है। फिटो सर्कुलेशन बिगिंस फ्रॉम द हाउ मेनी डेज यानी कि फिटल सर्कुलेशन कब से स्टार्ट होता है? 21 डे से। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सब मजा आया होगा, पता भी चला होगा, कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको याद रहे होंगे जो आपके एग्जाम में SCPGI या भी कोई भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है उसमें बहुत काम आने वाले। तो प्लीज रिवाइज करके 1 या 2 या 3 बार ये मेरे वीडियो जरूर देख लीजिएगा बच्चों। फिर से एक बार ये लास्ट वाला देख लेते हैं। विच विटामिन सप्लीमेंट टू गिव टू प्रेग्नेंट मदर फ्रॉम प्रिवेंटिंग द NTD? तो कौन सा आएगा? फॉलिक एसिड। प्यूरपुरियम पीरियड में बी कंसिडर एज द फ्रॉम डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। अगर पोस्ट मैच्योरिटी की कंडीशन है तो कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड कैसा रहेगा? ग्रीन येलो। इन इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज द बिकम कैसा रहेगा? डार्क ब्राउन। कार्डियक आउटपुट रिटर्न टू द नॉर्मल आफ्टर द हाउ मेनी डेज ऑफ द डिलीवरी? तो कितने दिन के बाद? सॉरी 10 डे के बाद। फिटो सर्कुलेशन कब स्टार्ट होते हैं? तो फिटो सर्कुलेशन आफ्टर द 21 डेज। कितने दिन में फिटो सर्कुलेशन स्टार्ट होता है? तो याद रखें 21 डेज। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट अगर आपको चाहिए किसी सब्जेक्ट के तो भी मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, तो मैं उसके लिए लेक्चर जरूर बना के लेके आऊंगा। तब तक के लिए प्लीज लाइक,
and share this video and subscribe my channel. Thank you all student.